जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इस बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 8 का अध्याय 1 से 6 तक जाना था, जिसमें जाना था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे बड़े क्षेत्र पर अपना उपनिवेशवाद शासन कायम की थी। उसके बाद स्थानीय शासकों के प्रति इसका कैसा रवैया था। फिर हम लोगों ने जाना कि कैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन व्यवस्था चला रही थी। उसके बाद जनजातियों वगैरह से कैसे कर पे पाबंदी लगा दिया था और कर वगैरह लेने लगे थे। साथ ही हम लोगों ने बुनकरों, लोहा बनाने वालों और फैक्ट्री मालिकों के बारे में इससे पीछे अध्याय में जाना था और 1857 की क्रांति हुई थी और उसमें क्या क्या फर्क पड़ा था। यानी कह सकते हैं कि 1857 के बाद फिर इन लोग जब देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इन लोगों की शासन व्यवस्था में क्या बदलाव आई, इन सभी चीजों को आप हमारे चैनल के पेज पर देख सकते हैं और हम आपको आई कमेंट में लिंक दे देंगे, वहां से आप इस क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि भारत में जो जनता थी उसे ही यहाँ देसी जनता बताया जा रहा है और इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए, यानी कह सकते हैं कि इन लोगों को अपने तौर तरीके में ढालने के लिए अंग्रेजों ने राष्ट्र को शिक्षित करना जरूरी समझा और इसी के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे कि कैसे लोगों को पढ़ाया जाने लगा, किस तरह का तौर तरीका था। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। मतलब अभी हमने चर्चा किया उसी सब के बारे में बता रहा है कि नवाब यानी शासक, स्थानीय शासक जो थे, किसान जिनसे कर वगैरह लिया जा रहा था, आदिवासी जनजातीय लोगों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पे क्या असर पड़े। मतलब जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग थे उस समय, जो बच्चे थे पढ़ने लिखने वाले, उन लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। मतलब कह सकते हैं कि ये यहाँ पे शुरुआत में तो व्यापार करने आए थे, लेकिन समय के साथ इन लोगों ने पहले यहाँ भू क्षेत्र पे कब्जा किया, यानी जमीनों पे किया और उससे कर वगैरह लेने लगे और उसके बाद पूरे शासकों पर भी अपना नियंत्रण हासिल कर लिया और उसके बाद ये अपना संस्कृति भी यहाँ पे थोपना चाह रहे थे। यानी इन लोग जो कैथोलिक धर्म को, ईसाई कल्चर को मानता था, मिशनरियों को हमने पीछे भी जाना था, उसी सब सभ्यता को ये देना चाहते थे। जैसे कि हम लोग जाने थे कि कैसे ये ईसाई धर्म के लोग बताते थे कि यहाँ कोई धर्म में दम नहीं है, ईसाई धर्म को अपना लो, इसमें बहुत सारी सुविधा है। और अंग्रेजों ने भी जमींदारों को बोल दिया था कि आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी अगर ईसाई धर्म अपना लेंगे तो। इन सारे बातों को जाना था। यहाँ सांस्कृतिक मिशन बता रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं एक ऐसा मिशन जिसमें रहन सहन, खान पान, पहनावा जैसे अंग्रेज लोग करते थे उनके जैसा करना। यानी कह सकते हैं जो यहाँ के धार्मिक परंपरा थे उन सारे चीजों को बदलकर एक नए सभ्यता की ओर अग्रसर बढ़ते रहना। और ऐसा ही अंग्रेज लोग यहाँ पे चाह रहा था कि वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है, मतलब जो यहाँ के लोग थे उनको सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों को, मूल्य मान्यताओं को बदलना है। मतलब जो उनके पुराने रीति रिवाज थे, पूजा पाठ करने का तरीका, शादी वगैरह के धर्म के परंपरा, कैसे रहना है, जीना खाना, ये सारे व्यवस्था इन लोग चाहता था कि इन लोग का बदल दे और एक नए कल्चर में इन लोग को अपनाने के लिए मजबूर कर दे। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज लोग शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज समान दिखाई देते हैं। मतलब आज देख सकते हैं कि हमारे आसपास छोटे वर्ग के कई बच्चे हैं, वो स्कूलों में आज आसानी से पढ़ते हुए दिख सकते हैं और 15 साल से ऊपर आपको कॉलेजों में दिख जाएंगे। तो इन सारे लोगों से आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए और भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। मतलब कह रहा है कि भारतीय लोग जो उस समय थे वो ब्रिटिश जब इस तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि राष्ट्र को शिक्षित करने और अच्छी प्रजा बनाने के लिए अपना संस्कृति थोप रहा था, तो उस समय भारतीयों ने कैसा इसका प्रतिक्रिया दिया। साथ ही यह भी जानेंगे कि फिर भारतीयों को कैसे पढ़ाया गया। अब जानते हैं प्रचायवाद की परंपरा।
सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद देखिए किन्हें कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप कुछ भाषाएं जानते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, तो इस तरह के जब कई सारे भाषा जानते हैं तो भाषाविद कहा जाता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। मतलब ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा को पढ़ा था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। मतलब कह सकते हैं कि वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और यहाँ तक कि वो फारसी भी अपने दोस्त से सीख रहे थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 1 में विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं अपने दोस्त के साथ, ऐसा चित्र में दिखाया गया। अब बता रहे कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों की अध्ययन करने लगे थे। मतलब कह रहा है कि कलकत्ता जब आए थे तो ये संस्कृत भाषा में भी रुचि ले रहे थे और उन लोगों के साथ घंटों बैठकर उसके व्याकरण, उनके कविताओं, इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करते थे और उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। जैसे कह सकते हैं कानून व्यवस्था का किताब, दर्शन मतलब यहाँ का जो कैसा परंपरा था, रीति रिवाज, धर्म क्या क्या धर्म यहाँ माना जाता था, राजनीतिक यानी कि यहाँ शासन व्यवस्था कैसा था, नैतिकता अच्छी बातें जो तर्कसंगत बातें होती उन सारे बातों के बारे में, अंक गणित, गणित की एक शाखा होती जिसमें अंकों के बारे में जाना जाता है। इन सारे चीजों के बारे में समय से यहाँ आने के बाद सीखने लगे थे, इसका अभ्यास करना शुरू कर दिए थे। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते हैं। मतलब ये जो जॉन्स थे वो देख रहे थे कि ये जो कर रहे हैं इस तरह और भी कई अंग्रेज अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, वे भी ऐसे जानने में दिलचस्पियां रख रहे थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। मतलब यहाँ दो लोगों के बारे में बता रहा है कि टॉमस कोलब्रुक और दूसरा नेथेनियल, ये यहाँ से संस्कृत और फारसी भाषा सीख रहे थे। हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का उस समय जो भाषा था वो संस्कृत था और जो इस्लाम धर्म के लोग थे वे फारसी को बढ़िया से जानते थे। तो इन दोनों के बातों को वो लिखने के लिए इन दोनों भाषाओं को पहले सीखे और उसके बाद इन सारे चीजों को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। मतलब कैसा विरासत था, भारतीय संस्कृति कैसा था, इन सारे बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एक एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। मतलब कह सकते हैं इस तरह जो बहुत सारे अंग्रेज अफसर थे जो इस तरह से रुचि रखते थे, उन सारे के साथ जॉन्स ने मिलकर एक सोसाइटी बनाया, यानी एशियाटिक उसका नाम था। बंगाल में इसका गठन हुआ और इसका एक प्रकाशन शुरू किया, मतलब छपने लगा, इस तरह का बातें। आगे बता रहा है जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। मतलब बाकी अंग्रेजों की तरह इन लोग भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाता था, सम्मान करता था। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पे थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं के समय में ये बहुत बढ़िया सभ्यता थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा था अब इनका पतन हो रहा था, अब ये खत्म हो रहे थे। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। मतलब हिंदू और मुसलमान के क्या विचार थे उस समय, इन रचनाओं को अगर पढ़ लिया जाए, इन किताबों को पढ़ लिया जाए तो इनके इतिहास को समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। और ये खुद चाहते थे कि इन लोगों का विकास हो, इसलिए अगर इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो इन लोगों के प्रति हम कुछ विकास कर सकते हैं, इन लोगों को कुछ बदल सकते हैं। इस तरह जॉनस और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। मतलब कह सकते हैं कि ये यहाँ के प्राचीन ग्रंथों को ढूंढते थे, उनकी व्याख्या करते थे, मतलब लोगों से वार्तालाप करते थे और उनके बारे में बताते थे, साथ ही उसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते थे और इसकी जो नतीजा होता था वो बहुत लोगों तक पहुंचाते थे। उन्हें विश्वास था कि यह
परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने को मदद मिलेगी, मतलब भारत के रहन सहन, रंग रूप, पूजा पाठ, उनके धार्मिक अनुष्ठान, उनके जीने का तौर तरीका, इन सारे चीज़ों से अंग्रेज लोग भी जानेंगे। साथ ही इनकी पुरानी विरासत थी जो राजा महाराजा के समय में था, ये विरासत फिर से इन लोगों को मिल जाएगी और ये इसका आनंद लेंगे। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। मतलब कह सकते कि अंग्रेज लोग भारतीय संस्कृति के अभिभावक के तौर पे, क्योंकि ये जानकारियां लाकर इन लोगों को दे रहे थे किताबों से पढ़ पढ़ कर, तो अभिभावक का रूप का भी काम कर रहे थे। और मालिक ये चाहते थे कि इन लोगों में फिर से पुरानी विरासत फिर से पनपे, इसलिए कह सकते हैं कि ये मालिक की भूमिका निभा रहे थे। ऊपर आप चित्र 2 में देख सकते हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। मतलब ये अंग्रेज थे लेकिन फिर भी संस्कृत और हिंदुत्व धर्म के बारे में काफी सारी चीजों को ये जान गए थे यहाँ रहकर। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजी को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेज कंपनी के बहुत सारे अधिकारी ऐसा कहने लगे कि अंग्रेजों को पश्चिम ज्ञान पे ध्यान नहीं देना चाहिए, भारत में जो ज्ञान फैला था इसी को अंग्रेजों को भी सिखाना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। मतलब ऐसे ऐसे जगह खोले जाए, कह सकते हैं आज के समय में स्कूल कॉलेज होता है, उसी तरह उस समय ऐसे संस्थान खोलना चाह रहे थे जिससे इन दोनों भाषाओं का, जो हिंदू धर्म का संस्कृत था और इस्लाम धर्म का फारसी भाषा था, इन दोनों का चर्चा हो सके। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं। मतलब जो इनकी विरासत है, जो पहले से ये जान रहे हैं, उसी चीज़ों को इन लोगों को पढ़ाना चाहिए जिससे वे आदर और महत्व देते हैं, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता जो आई थी, ये अंग्रेजी भाषा या ईसाई धर्म इन लोगों को ना सिखाया जाए, यहाँ जो पुरानी विरासत है यही शिक्षा दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर का उम्मीद कर सकती है। मतलब इन अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर ऐसा किया जाए तो देसी जनता, मतलब यहाँ के भारत की जो जनता है, इनके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा और इनका इज्जत भी करेगी, यानी अंग्रेजों को ये भारतीय देसी जनता इज्जत करेगी, ऐसा इन लोगों को उम्मीद था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। देखिए, मदरसा एक शब्द आया, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। मतलब कह सकते हैं जहां कुछ सिखाया जाता था, और खास करके इस्लाम धर्म के बारे में जिन बातों को सिखाया जाता था उन जगह को मदरसा कहा जाता है, और यह 1781 में कलकत्ता में खोला गया था। अब देखिए चित्र 3, वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक वेस्ट मार्कोट 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। मतलब ये वॉरेन हेस्टिंग का कह सकते हैं मूर्ति है, और इसमें कलकत्ता का ही एक विक्टोरिया मेमोरियल जो आज के समय में है उसी जगह का ये चित्र है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी उन लोगों को बोला जाता था जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग होते थे। मतलब कह सकते हैं आज हम लोग जिस उपमहाद्वीप में रहते हैं एशिया में, जो यहाँ का ज्ञान रखते थे, यहाँ की भाषा, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इन सारे बातों को जो बढ़िया निपुणता से जानता था अंग्रेज अधिकारी लोग, उन लोगों को ऐसा नाम दिया जाता था, प्राच्यवादी कहा जाता था। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। मतलब कि उस समय ये यहाँ जो हिंदू धर्म वगैरह था इसके भारी समर्थक थे। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर एक प्रकार का यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने लगे थे, इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब कह सकते हैं मानक भाषा जो होता था उस समय यहाँ जो भाषा बोली जाती थी, और इन लोग अंग्रेजी में बात करता था, तो इन दोनों से मिलता जुलता जो शब्द होता था उसी को इन लोग वर्नाकुलर कहता था। केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे।
प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। मतलब ब्रिटिश शासन इसी आधार पर कर सकती है, ब्रिटिश को इसी आधार पर इज्जत मिलेगा जब यहाँ का प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपनाया जाए और इन लोगों को सिखाया जाए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। मतलब कह सकते हैं कि 1781 में मदरसा खोला गया कलकत्ता में, वहीं 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इसमें संस्कृत ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी ताकि देश के शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। कह सकते हैं कि कुछ अफसर ऐसे थे जो इस बात को सही समझ रहे थे, लेकिन बहुत सारे अफसर इस बात से सहमत नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इन लोगों की सभ्यता विरासत को फिर से जगाया जाए, हम ही लोगों का सभ्यता इनके ऊपर रखा जाए, ऐसा मानते थे अंग्रेज लोग। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। मतलब जो यहाँ के संस्कृति सभ्यता को मानते थे उनके एकदम इन लोग बुराई करता था, आलोचक था। यहाँ देखिए ऊपर आप लोग एक जाने थे मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। यहाँ कह सकते हैं कि एक तरफ पंडित है और एक तरफ मुंशी है और ये दोनों इस तरह से एक हिंदू धर्म के बारे में बताते थे और दूसरा मुंशी इस्लाम धर्म के बारे में बताते थे। यही आया हुआ था। पूरब की जघन्य गलतियां, अब जानते हैं आगे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोणों की आलोचना करने लगे थे। मतलब जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति थी और उसके बारे में अंग्रेज अफसर लोग इसका आलोचना कर रहा था कि नहीं ये गलत है। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। मतलब यहाँ के लोगों को पूर्वी साम्राज्य कहा गया है। अंग्रेज लोग ऐसा मानता था कि इन लोगों का जो समाज में ज्ञान है वो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, इसमें सही नहीं है और अवैज्ञानिक है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से ये सही नहीं है, इसमें कोई नई खोज की बात नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार को ऐसा बहुत सारे अधिकारी चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार इन लोगों के प्रति संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में से जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीक सफलताएं हासिल कर ली है। मतलब कह सकते हैं कि ये उन लोगों के भावनाओं के प्रति नहीं मानते थे, ये चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता ने कैसे वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल किया इसके बारे में पढ़ाया जाए, ना कि पूर्वी समाज के जो कविता थे और धार्मिक साहित्य थे, धार्मिक ग्रंथ थे, ये पढ़ाई जाए, ऐसा माना था। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकोले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ सब अनपढ़ है, जाहिल है, ऐसा मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकोले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं था। मतलब वो ऐसा मानते थे मैकोले कि जो पूर्वी ज्ञान है वो पश्चिमी ज्ञान के सामने टिक नहीं पाएगा। मैकोले को कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतलब ये मैकोले चाहते थे कि इन लोगों के पीछे पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, खास करके यहाँ की सभ्यता संस्कृति पढ़ाने के लिए। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकोले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि जब इन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान होगा भारतीय लोगों को, तो ये अंग्रेजी के जो बढ़िया बढ़िया श्रेष्ठ किताबें हैं ये पढ़ेंगे। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकासों से अवगत हो पाएंगे। मतलब पश्चिम में क्या क्या विकास हुआ, वहाँ क्या क्या वैज्ञानिक भाव बदले, इन सारे चीजों के बारे में ये भारतीय लोग जान पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है।
मैकोले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 के अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। मतलब अंग्रेजों का एक शिक्षा अधिनियम यहाँ आया जो पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। मतलब इन लोगों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाए तथा और कलकत्ता में जो मदरसा था और बनारस में जो संस्कृत कॉलेज इन लोग खोले थे उसको इस तरह से प्रोत्साहन नहीं दिया जाए, इज्जत नहीं दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। मतलब कह सकते हैं कि पहले हायर स्कूलों के लिए यानी उच्च विद्यालयों के लिए इन लोगों ने किया और बाद में स्कूलों में भी अंग्रेजी किताबें छपवाने लगे और वहां पे वही पढ़ाई जाने लगा। देखिए आप चित्र 4 में देख सकते हैं थॉमस बेबींगटन मैकोले और उनका अध्ययन कक्ष, यहीं पे वो पढ़ाई करते थे। यहां एक स्रोत दे रहा है जानकारी, इसके बारे में जानते हैं। ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकोले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती और ना ही वैज्ञानिक, मतलब इन लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा महत्व देता था। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत में इनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनसे अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी कृति में इन लोगों के बोली इतना तीखा है कि अनुवाद भी नहीं किया जाएगा, ऐसा बता रहा है ये थॉमस बेबींगटन मैकोले। भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स हैं, इसी में ये लिखा हुआ था। अब आगे जानते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा, मतलब उस समय जो बिजनेस होता था उसके लिए जानकारियां तो लेनी पड़ती थी और इस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाने लगा। यानी कह सकते हैं MBA वगैरह जो आज के समय में होता है, उच्चतर शिक्षा होती है, उसके लिए जो संस्थान खोले गए इन लोगों के बारे में जानेंगे। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू किए जाने वाली शिक्षा नीति को रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यापारिक लाभ प्राप्त होंगे। मतलब बता रहा है कि जो यहाँ एशिया का जो प्राच्यवादी ज्ञान था उसको अपनाने और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में अपनाने से दोनों में क्या फर्क है, अगर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाएगा कितना फायदा होगा। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। आर्थिक क्षेत्र उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब तक यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि यदि यूरोपीय शिक्षा का इन भारतीयों को बताया जाए और व्यापार और वाणिज्य से जो फायदे होते हैं उन लाभों को समझाया जाए तो इसमें कह सकते हैं कि यूरोपीय जीवन शैली से जब ये अवगत हो जाएंगे तो इनकी रुचियां और आकांक्षाएं भी बढ़ जाएगी और ये यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। मतलब यूरोप में जो जो चीज़ें बनती थी, यानी कह सकते हैं कि इन लोग बहुत भविष्य का सोच के चल रहा था। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, मतलब इन लोगों का नीतिगत विकास होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। मतलब उस समय कर्मचारी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती थी कंपनी, क्योंकि बगावत अक्सर टाइम होता था, इसलिए ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों को चाहती थी जो कंपनी के प्रति ईमानदार रहे। ऐसा उसने अपने बात में बताया था। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यकता निपुणता पैदा कर सकता था। मतलब कह सकते हैं जो पूर्वी सभ्यता थी, यानी कि यहाँ की जो भारतीय लोगों की पढ़ाई थी उसमें किसी भी काम के प्रति कोई दायित्व या समर्पण का भाव नहीं दिखता था। साथ ही शासन के लिए जो निपुणता होना चाहिए कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे आज के समय में हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं जिससे जानते हैं शासन व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, अर्थशास्त्र विज्ञान पढ़ते हैं जिससे जानते हैं कि कैसे पैसे कौड़ी की समझ आ सके। इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ उस समय नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। इसलिए वे
पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई यहाँ पे थोपना चाहते थे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों को गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मतलब कह सकते हैं जब ये नीति पत्र 1854 में आया तो इसके बाद अंग्रेज बहुत सारे कदम उठाए और उसमें सबसे पहले गठन किया, यानी एक मंत्रालय कह सकते हैं शिक्षा विभाग का। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी यह कदम उठाए गए, मतलब कह सकते हैं ऊंचे स्तरों के पढ़ाई के लिए भी यह व्यवस्था अपनाया गया। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। मतलब कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में तो स्थापना हो ही रही थी, साथ में स्कूली शिक्षा प्रणाली यानी छोटे स्तर के जो बच्चे थे उन लोगों पे भी ये परिवर्तन के प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ स्रोत 2 देख सकते हैं, जानकारी एक दे रहा है कि यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के ऊड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। मतलब यहाँ के लोग सिंपल भाषा में कहें तो पूर्वी सभ्यता के बातों को, उनके धर्म ग्रंथों को, इन सब बातों को ये बेकार मानते थे। अब देखिए गतिविधि एक सवाल पूछ रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। मतलब जो उसने नीति बनाया था वुड्स डिस्पैच, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय लोगों के ऊपर अपनी शिक्षा व्यवस्था थोपना चाहते थे, जिससे ये मानसिक रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति गुलाम बन जाएं और इन्हीं के चीजों को खरीदे, इन्हीं के संस्कृति सभ्यता को अपनाए। बाकी आप विशेष बता सकते हैं। अब देखिए चित्र 5, 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय उसी समय जब कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उसी समय ये बंबई विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था और उसी का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, यानी 12वीं के बाद की ऊंची की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में करवाई जाती थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं चित्र 6, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। ये नैतिक शिक्षा की मांग हेडिंग दे रहा है। आइए जानते हैं। 19वीं सदी में भारत के सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के लिए नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। मतलब केरे का मानना था कि ऐसा केवल ईसाई धर्म के शिक्षा से ही संभव है, बाकी अन्य धर्मों से ये सारी बातें नहीं मिल सकती। नैतिक जो सुधार है ये ऐसा मानते थे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी इस बात से डरती थी 1813 तक कि कहीं अगर ईसाई धर्म लोग अपना प्रचार प्रसार करेगा तो पहले से जो यहाँ हिंदू और इस्लाम धर्म के लोग हैं, इन लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति पर अपनी आँच आते देखेगा तो इन लोग हड़बड़ा जाएगा और हो सकता है कि यह शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाए। इसलिए ये लोग ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों को में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। मतलब इसी ने खोला था, ईसाई धर्म के प्रचारकों ने। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। मतलब जो 1857 की क्रांति हुआ उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लिए गए, तो हमने जाना था वहां पे, आप जाकर देख सकते हैं। उसी समय बता रहे कि सरकार को ऐसा लगता था कि अगर स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों में किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है तो देसी लोग फिर से भड़क सकते, जैसे 1857 में ये भड़क गए थे। क्योंकि धर्म के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति इन लोग यहाँ बहुत जल्दी भड़क जाता था, थोड़ा समय ठेस पहुंच जाता था। हमने जाना था कि 1857 के समय में गाय और सुअर की जो राइफलों में कारतूस लगे होते थे उनके बारे में कैसे दंगा का मुख्य कारण बना था। नीचे आप देख सकते हैं चित्र 7, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज जो ईसाई धर्म के प्रवर्तकों ने खोला था।
अब जानेंगे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। अभी तक हम लोगों ने विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालयों के बारे में जाना कि अंग्रेजों ने इसमें क्या क्या बदलाव किए। अब हम लोग जानेंगे स्थानीय पाठशाला, यानी कि जो छोटे स्तर के बच्चे होते थे वे किस तरह पढ़ाई करते थे, माध्यमिक स्तर के बच्चे किस स्तर से पढ़ाई करते थे। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? मतलब जब अंग्रेज नहीं आए हुए थे, मुगल साम्राज्य का शासन था, उससे पहले यहाँ के स्थानीय राजाओं का यानी दिल्ली के सुल्तानों का शासन था, और प्राचीन भारत में बच्चे कैसे पढ़ते थे, इन सारी बातों के बारे में पूछ रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? मतलब ये जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया तो उस समय ये स्कूलों का क्या हुआ, इन सारे बातों के बारे में जानेंगे। यहाँ ऊपर देख सकते हैं चित्र 8, एक ग्रामीण पाठशाला या फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे चित्र उन्होंने बनाया जिससे भारत के दैनिक जीवन कैसे जीते थे दिन भर के, उन सारे चित्रों को दर्शाता है, यानी उन सारी बातों को बताता है। अब फिर से आ जाते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यानी यहाँ विलियम एडम की एक रिपोर्ट दी हुई है, आइए जानते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प थी। मतलब बता सकते हैं कि ये स्कॉटलैंड से आए हुए एक ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम, और ये बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा कर रहे थे, बंगाल बिहार के कई छोटे छोटे जिलों में जाकर, और इनका मुख्य काम था कि कैसे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, इस पे एक रिपोर्ट तैयार करना। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं, यानी उस समय स्कूलों को पाठशाला बोला जाता था, ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। मतलब कह सकते कि एक जगह पाठशाला जहां होता था वहां 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, लेकिन हर छोटे छोटे क्षेत्र में, गांव गांव मोहल्ले में इस तरह से होता था, जिस वजह से इनकी जो बच्चों की संख्या थी वो 20 लाख से भी ज्यादा था। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। मतलब जो जो अमीर थे उस समय यही चलाते थे और स्थानीय समुदाय चलाता था। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, मतलब गुरु लोग ही शुरुआत किया था इसका। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। मतलब जो जो आज शिक्षा व्यवस्था में हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ कुछ उस समय भी पाठशालाओं में थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। मतलब आज जैसे फीस निश्चित है कि हर क्लास का अपना, हर स्कूल में अलग अलग फीस होता है, लेकिन उस समय फीस निश्चित नहीं थी। जगह जगह पे ये बदल जाते थे। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। मतलब जैसे आज छपा हुआ किताब मिलता है उस तरह किताब नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। कह सकते हैं कि आज के जैसे में इमारत का भवन होता है स्कूल के लिए, उस तरह उस समय पढ़ाई के लिए कोई स्पेशल भवन नहीं होता था। घरों में ही लोगों को पढ़ा दिया जाता था या खुले मैदानों में पढ़ा दिया जाता था। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। जैसे आज बच्चों को बैठने के लिए बेंच होती है, शिक्षकों के लिए कुर्सियां होती है, उस समय ये सारी सुविधा नहीं होता था। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे अभी साल भर में कई बार एग्जाम होते हैं, उस तरह का कोई तरीका नहीं था। नियमित समय सारणी भी नहीं थी कि कितने बजे बच्चे को आना है, किस महीने किस दिन छुट्टी रहेगी, ये सब कोई टाइम टेबल नहीं था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, मतलब बरगद पेड़ के नीचे। तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। कह सकते हैं कि दुकानों में चलता था। मंदिरों तक के कोने में, मंदिर तो खाली ही रहते हैं प्रत्येक दिन, और उसमें ये पढ़ते थे। साथ ही गुरु के घर, यानी जो शिक्षक होते थे उन्हीं के घरों पे पढ़ाया जाता था इन बच्चों को। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। मतलब कह सकते हैं जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए उन लोगों का फीस, अगर उसके गार्जियन अमीर हैं तो उन लोगों का ज्यादा फीस लगता था और जो गरीब होते थे उनका कम फीस लगता था। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों को जरूरत को देखते हुए ही गुरुजी तय करते थे। कह सकते हैं कि उस समय, जो आज के समय में शिक्षा का लिखित भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं, मौखिक पढ़ते हैं और फिर उसे लिखित करते हैं, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय मौखिक ही शिक्षक बताते थे और इसे ये याद रखते थे। साथ ही उन विद्यार्थियों के प्रति यह ध्यान दिखाया जाता था कि उन लोगों को किस व्यवसाय में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, इन सारे बातों को सिखाया जाता था। आज की तरह नहीं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से गुरुजी उनको अलग अलग बातें सिखाते थे।
साथ ही विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। मतलब जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे एडम, ये इस बात को देखे कि इन लोगों के लिए जरूरत के हिसाब से ये ठीक ठाक है, कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं है, लचीला है, लेकिन इसमें इन लोगों के प्रति ये अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। मतलब जो किसान वगैरह फसल वगैरह काटते थे तो उस समय सारे क्लासेस ये सब बंद हो जाते थे, क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। मतलब कह सकते हैं कि जब किसानों का काम पूरा हो जाता था और बच्चे फिर से खाली हो जाते थे तो दोबारा गुरुजी इन लोगों को फिर से पाठशाला में बुला लेते थे। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों यानी जो काम वगैरह करते थे नॉर्मल घरों के, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब देखिए नई दिनचर्या नए नियम। जब ये सारा रिपोर्ट लेके गया एडम अंग्रेजी सरकार के पास, तो अंग्रेजों ने इस पे कई सारी दिनचर्या और नए नियम बना दिए कर सकते हैं स्थानीय पाठशालाओं में। आइए जानते हैं वो क्या थे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। मतलब 19वीं सदी के पहले इन लोगों का केवल ध्यान था उच्च शिक्षा, यानी 10वां के बाद के जो होते थे कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई होता था, इस पे ध्यान था। लेकिन अब ये स्थानीय पाठशालाओं में यानी छोटे छोटे स्तर के बच्चों पर भी ध्यान देने लगे थे कि अब इन लोगों को कैसे बदला जाए। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते थे। मतलब कह सकते हैं कि ये मौजूदा जो पहले से जिस तरह व्यवस्था चल रहा है उसी में धीरे धीरे करके बदलाव किया जा सकता है। अगर एकाएक कर दिया जाए तो शायद लोग माने नहीं, फिर से भड़क उठे। इस सारे बातों को डरते हुए उन लोगों ने इसमें धीरे धीरे बदलाव किया। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। मतलब कह सकते हैं जो लचीला व्यवस्था था कि जब मर्जी हुआ तब गुरुजी बुलाते थे, और कह सकते हैं कि समय समय पे छुट्टियां रखते थे, पेड़ के नीचे बैठाते थे। इन सारे चीज़ों में कोई टाइम टेबल नहीं था। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब कह सकते हैं कि कंपनी ने एक नई दिनचर्या बनाई कि रोज इतना से इतना स्कूल खुलेगा, और नए नए नियम बनाए गए ताकि बच्चों ये जो लचीला व्यवस्था था उसको एक टाइट नियम में बदल दिया गया। और इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि इन लोग अपने से कुछ करता तो बड़ा परेशानी होता, इसलिए पंडितों के द्वारा इन लोगों ने देखरेख का जिम्मा उन लोगों को सौंप दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, यानी क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे चल रहा है, इन सारे काम को पंडित करते थे। और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसमें सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें। मतलब स्कूल कैसा चल रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियों को, स्कूल से संबंधित जानकारियों को ये रिपोर्ट बना के पंडितों के द्वारा कंपनी को भेजे, और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों को प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। मतलब पहले परीक्षा वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब बता रहा है कि विद्यार्थियों की कितना डेवलप किया, कितना बच्चा पढ़ रहा है, इसके लिए उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और साथ ही एग्जाम वगैरह लिया जाएगा समय समय के साथ। और पहले जो मौखिक रूप था, यानी कह सकते हैं भाषा का, ये जो मौखिक पढ़ते थे, अब उसके जगह पे लिखित रूप आ जाएगा। इस तरह से उन लोगों का किताब वगैरह भी तैयार होने लगा था और उन्हीं पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया भी जाने लगा था। साथ ही कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, यानी रोज पढ़े। पहले जैसा नहीं कि आज आए कल नहीं आए, ऐसा नहीं। तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। मतलब कैसे गुरुजी से बात करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खेलना है, एकदम टाइम टेबल सारणी के साथ। इस तरह की बहुत सारे नियमों में बदलाव किए शिक्षकों के प्रति और बच्चों के प्रति, जो उसमें पढ़ाई करते थे, विद्यार्थियों के प्रति कह सकते हैं। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। मतलब जो ये नियमों को फॉलो कर रहे थे, जो इनको अपना रहे थे, उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनुदान मिल रहा था, एक राशि मिल रहा था। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। मतलब जो इनकी बातों को नहीं मानते थे, उनको कोई पैसा एक कंपनी नहीं देती थी।
जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। यानी कह सकते हैं कि जो कंपनी का मदद नहीं ले रहा था, वे सारे शिक्षक अब कमजोर पड़ रहे थे, उन लोगों को आर्थिक परेशानियां आ रहा था, और ये जो कंपनी का मदद ले रहे थे उन लोग काफी फल फूल रहा था, और इस प्रकार से अंग्रेजों का भी काम हो रहा था। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, ऐसा माना जाता था। अब देखिए गतिविधि एक सवाल पूछ रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। तो बच्चे होने की वजह से उस समय तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन नियमित पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ उस समय पढ़ाई का उस हिसाब से महत्व नहीं था, तो उन लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता था, और वे तत्कालिक लाभ देखते होंगे कि पढ़ने जाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्यों ना चल के थोड़ा खेतों में काम कर लिया जाए, जिससे कि कुछ कमाने खाने का स्रोत मिल जाए। और इसलिए उन लोगों के लिए कुछ बातों के लिए सही भी रहा होगा, कुछ गलत भी रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। क्या दूसरा सवाल पूछ रहा है, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते थे। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति का कारण क्या है। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं उस समय पढ़ाई का महत्व लोग नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि कैसे पढ़ाई करके उच्चतम स्थानों तक पहुंचा जा सकता है, और वे तात्कालिक कारणों को देखते थे कि अब पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा, कुछ खेतों में काम किया जाए या पैसे कमाए जाए, और इन सारे कारणों की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते होंगे। आगे जानते हैं चित्र 9। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी आज का जो मुंबई है में एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। मतलब अरविंद घोष अपने भाषण में बंबई में बताए थे कि सभी को पढ़ना जरूरी है, और खास करके अगर पढ़ाई मूल भाषा में हो, जो उनका क्षेत्रीय भाषा हो, तो और फायदा हो। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के साथ कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार, लोकप्रिय शासन व्यवस्था और भी बहुत सारे चीजों को जानकारियां रखना चाहिए। साथ ही हस्तशिल्प यानी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कामों को भी सीख लेना चाहिए ताकि जीवन में काम आए और स्कूल छोड़ने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत के शिक्षा के बारे में यह नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के विभिन्न लोगों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापार प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के जो बहुत सारे लोग थे, भारतीय लोग, ये भी चाहते थे कि अब यहाँ के लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती थी। मतलब कह सकते हैं कि कुछ भारतीय ऐसा मानते थे कि यूरोप में जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है, औद्योगिक क्रांति आ रही है, उसी तरह एशिया में भी होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब पश्चिमी सभ्यता अपनाएं। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। मतलब कह सकते हैं कि कुछ भारतीय ऐसा मानते थे कि पश्चिमी सभ्यता है जिससे लोगों का विकास होगा, जिस प्रकार यूरोप में बदलाव हो रहे हैं उस प्रकार यहाँ भी होगा। लेकिन बहुत सारे भारतीय इसके खिलाफ भी थे, इसको विरुद्ध थे। इसी में थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इसी तरह के लोगों में से थे। इसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में और विस्तार से जानेंगे। अब आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का क्या कहना था। इन सारे बातों के बारे में जानते हैं।
महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। मतलब कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पढ़ाई था वो यहाँ के लोगों के बीच हीनता पैदा कर दिया है। हीनता मतलब कह सकते हैं कुछ लोग इसमें जब रिजल्ट वगैरह आता था तो कुछ लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे, कुछ उच्चतम रहते थे, कुछ उसमें लो लेवल के रहते थे, जिससे आपसे में इन लोगों का भेदभाव पैदा हो जाता था। और इसी वजह से इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। मतलब चूंकि पढ़ाई से तो लोग मानसिक गुलाम बनता है कहा जा सकता है, और मानसिक गुलाम की वजह से ब्रिटिश को पढ़ाई को इन लोग अच्छा मानने लगा, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। साथ ही अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। मतलब जो सभ्यता संस्कृति पहले थी, रहन सहन, खान पान, बातचीत का तौर तरीका, ये सारे भी अब अंग्रेजी पढ़ाई की वजह से बदल गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है यानी जहर भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया। मतलब कह सकते हैं कि गुलाम बना दिया। ये ब्रिटिश कंपनी के प्रति गुलाम हो गए हैं इस सभ्यता के पढ़ाई के वजह से। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। मतलब कह सकते हैं कि वे ऐसा मानते थे कि जो इन संस्थानों में पढ़ते हैं वे ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब ऐसा शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी जब राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों से जो उस समय पढ़ाई कर रहे थे उन सारे छात्रों से कहा कि ये इन लोगों के पास पढ़ना छोड़ दे, शिक्षा संस्थान में नहीं जाए और अंग्रेजों को बता दे कि अब वे गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, अपनी नई शिक्षा व्यवस्था बाद में अपनाएंगे। इस तरह ये बताए हुए थे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। मतलब ये केवल मानते थे कि शिक्षा जो है केवल भारतीय भाषा में हो, जितनी भी भाषा यहाँ है उन लोगों के धर्म का भाषा या अंग्रेजी भाषा का तो यहाँ बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और इन्हें अपने ही भूमि पे अजनबी बना दिया। मतलब अब ये अपने परिवेश को भूल गए हैं और अपने ही देश में अजनबी बन गए हैं, ब्रिटिश के प्रति ये प्रशंसा करते हैं, ऐसा इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले और अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होने चाहिए। मतलब उनका दिमाग बढ़ना चाहिए जो शिक्षा ले रहे हो जो बच्चे, और उसका आत्मा विकसित होना चाहिए, मतलब हर तरह से ये डेवलप करना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। यहाँ आप चित्र 10 में देख सकते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 का ये चित्र है। अब स्रोत 3, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। एक और जानकारी दे रहा है कि महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह यानी शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए। मतलब कह सकते हैं कि बालक में जो उसका शरीर होता है, मस्तिष्क यानी उसका दिमाग होता है और जो भावनाएं बदलती है, उन सारे चीजों को उसके सामने लाया जाए, ना कि केवल किताबों को रटाया जाए, पढ़ाया जाए। यह शिक्षा नहीं है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। साक्षरता में कह सकते हैं कि ना ही शिक्षा का शुरू हो सकता है ना ही अंत हो सकता है। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। हस्त कौशल का मतलब हाथों से ऐसे कुछ कलाकारी जिसके वजह से भविष्य में वो कमा सके, यानी रोजगार के लिए उसे और चीजें की दिक्कत नहीं हो।
और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्म का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। मतलब प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल आंतरिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 72, पृष्ठ संख्या 79 का ये बात था। आगे बता रहा है, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे। मतलब सबका अपना अपना सोचना था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर सोचने लगा कि एक शिक्षा प्रणाली बनाया जाए जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो, मतलब अंग्रेज जो शिक्षा व्यवस्था था उससे अलग हो। अब जानते हैं टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, मतलब बहुत परेशान हो जाते थे, वहां लगता था जीवन घुट रहे हैं। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। यहाँ देख सकते हैं ऊपर चित्र 11, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक, आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह। शांति निकेतन जहां रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाते थे, वहीं का यह चित्र देख सकते हैं। यह 1930 के दशक का चित्र लिया हुआ है। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वहां अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वभाव गुण को मार देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेज लोगों का जो था उसमें बच्चे रचनाशील नहीं बन पाते थे। वहां जो पाठ्य पुस्तकों में रटा रटाया पढ़ाया जाता था केवल वही सीख पाते थे, वे अपने से कुछ नया उत्पन्न नहीं कर सकते थे। उन लोगों का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो रहा था, ऐसा टैगोर का मानना था। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब इसे केवल बाहरी खुले वातावरण में ही पाया जा सकता है, अंदर किसी कमरे में बंद होकर नहीं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, मतलब कह सकते एकदम शांत जगह था, और इसने इसका नाम शांति निकेतन रखा, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। मतलब महात्मा गांधी भी चाहते थे कि इन लोगों का शिक्षा व्यवस्था बेकार है, इन लोगों में बच्चों का आत्म विकास नहीं हो रहा है, कह सकते हैं कि उन लोग रचनाशील नहीं बन रहा है, कार्य कुशलता नहीं सीख रहा है। और ये भी इसी तरह मानते थे। कुछ बातों में ये दोनों समान थे और कुछ कुछ बातों में भिन्न थे, लेकिन वे दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। मतलब बता रहा है कि जो गांधी जी थे वे इस अंग्रेजों की सारी शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे, उन लोगों से मतलब हर तरह के कट्टर आलोचक थे, उनका कोई बात जानना नहीं चाहते थे। लेकिन जो टैगोर थे वे यहाँ की सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता इन दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे, यानी दोनों का मिलावट तरीके से बच्चे का विकास हो। इसलिए इन्होंने संगीत, कला, नृत्य आदि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होना चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था की इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए। मतलब तो इस तरह उस समय विकल्प नहीं था, और ऐसा ये विकल्प चाहते थे बहुत सारे भारतीय लोग, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके।
कौन तय करे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होती है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी जारी रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां आप चित्र 12 में देख सकते हैं, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। मतलब जो ईसाई प्रचारक थे, ईसाई धर्म के लोग, ये मध्य तक कह सकते हैं 19वीं सदी के मध्य तक बहुत सारे लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। पहले केवल लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब अन्यत्र में जान लेते हैं सब करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पे पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। मतलब जब शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था तब भी बहुत सारी ऐसी आबादी थी जो शिक्षा नहीं ले पा रही थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। मतलब शिक्षा व्यवस्था खुला तो बहुत सारे नए नए स्कूल खोले गए और जो जरूरत था उस सेक्टर से उसमें बहुत सारा प्रावधान सुधार वगैरह किया। थॉमस आर्नोल्ड इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। मतलब शिक्षा के बारे में विचारक थे, शिक्षा के बारे में विचार करते थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूलों की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तार अध्यापन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जा रहा है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच के किस तरह से प्रभावित किया होगा? तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे जो बता रहा था ये इंग्लैंड की बात थी, इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था किस हिसाब से थी। इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारी चीज जाना। आइए अब इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कैसे अंग्रेजों ने देसी जनता यानी भारतीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए अपने अंग्रेजी भाषा का यार इसके फायदे वगैरह बताया। फिर हम लोगों ने जाना कि यहाँ कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी लोग भी आए जो यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को जानना चाहते थे, जैसे विलियम जोन्स यहाँ के बहुत सारे भाषाओं को जाने लाकर हिंदू और इस्लाम धर्म के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों को जाना प्रत्ययवाद की परंपरा। साथ ही वे ऐसा चाहते थे कि यहाँ इन्हीं लोगों की साहित्यिक और संस्कृति पर जोर दिया जाए, इन्हीं के भाषा को सिखाया जाए, जिससे अंग्रेजों के प्रति इनका सम्मान बना रहेगा और ये इनका इज्जत करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि कैसे ईसाई धर्म के प्रवर्तकों ने अपने नए नए स्कूलें खोले। उससे पहले हम लोगों ने जाना था कि हिंदुओं के लिए विश्वविद्यालय खुला बनारस में और इस्लाम धर्म के लिए भी एक मदरसा खोला गया कलकत्ता में। उसके बाद जाना कि कैसे अब अंग्रेज अधिकारी जो पहले विश्वविद्यालयों पे ध्यान दे रहे थे अब स्थानीय पाठशालाओं पे भी ध्यान दिए और बिहार और बंगाल के कई जिलों में दौरा करने भेजा और यहाँ के स्थानीय सारे चीजों को जानने का प्रयास किया। उसके बाद इधर से सारा रिपोर्ट तैयार करके अंग्रेजों को बताया जो स्थानीय पाठशालाओं का नियम तरीका है वह बहुत ही लचीला है। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग समय पे पढ़ाया जाता है, इनके लिए एक स्पेशल कमरा नहीं है, कुर्सी, टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ये सारी सुविधाएं नहीं है, बच्चों को मौखिक रूप में पढ़ाया जाता है इस तरह से, और ये काफी लचीला है। इस तरह से एडम्स ने बताया था। अंग्रेजों को जब ये बात बताया तो अंग्रेजों ने एक नई दिनचर्या और नए नियम वाला पाठशालाओं का निर्माण किया। पंडितों को सबसे पहले उन लोगों ने सरकारी नौकरियां दिया और कहने लगा कि जो हमारी बात मानेगा उन लोगों को अनुदान भी देने लगे थे, और जो इनकी बात नहीं मानते थे उन लोगों को कोई राशि नहीं देते थे विद्यालयों में। और जिसके बाद समय के साथ वे कमजोर पड़ते गए और फिर अंग्रेज जैसा चाहते थे उसी हिसाब से
स्थानीय पाठशालाओं में भी सुधार हो गया था। अब फिर राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में जाना कि एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ जिसमें शिक्षा नीति पर जोर दिया गया था, एक मंत्रालय बना। फिर हम लोगों ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को जाना कि कैसे इन लोगों को लगता था कि गुलाम बना दिया अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदल करके। फिर उसके बाद हमने जाना कि रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन के बारे में। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना की और वहां शांति से बच्चों को खुले आसमान में पढ़ाते थे। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को मानसिक तरीके से गुलाम बनाने के लिए अपनी सभ्यता के भाषा को सिखाना शुरू कर दिया था और इस पे आगे चल के महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई सारे भारतीय समाज सुधारक इसमें बदलाव करने की कोशिश करने लगे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आयोग आजादी के बाद भी चलता रहा। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 7 देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना समाप्त होता है। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए साथ ही क्लास 8 के और अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर ले, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।